हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में 5 क्वेश्चंस लिया गया है जिसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं सारे जनरल लाइफ और बेसिक क्वेश्चंस है जिसे सबको जानना चाहिए। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज माइक्रोवेव ओवन वर्क। हम लोग अपने घर में या कभी सुने होंगे कि माइक्रोवेव ओवन जो कि खाना को बहुत ही जल्द गर्म करता है, तो ये किस तरह से काम करता है। माइक्रोवेव एक रेडियो वेव है जो रेडियो वेव का पार्ट है और ये डायरेक्शनल नेचर का है। साथ में जो रेडियो वेव होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। तो इसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है। मैग्नेट्रॉन क्या करता है कि वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 2.45 गीगाहर्ट्ज़, इसी के आसपास का वैल्यू होता है। और इसका वेवलेंथ 12.4 सेंटीमीटर है और इसको जनरेट करने के लिए प्लैटिनम और थोरियम रॉड का भी यूज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये फूड को गर्म कैसे करता है। तो जैसे ही हम फूड को अंदर रखते हैं, बाहर से बंद करते हैं, उसके बाद मैग्नेट्रॉन को ऑन करते हैं। मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फूड से पास होता है। फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है, फैट मॉलिक्यूल भी होता है, उसमें डायपोल होता है। आप लोग अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें डायपोल होता है और वो डायपोल क्या है, मैग्नेटिक नेचर अपने में बनाता है। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके थ्रू पास करता है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो बहुत ही तेज़ से वाइब्रेशन करता है, तेज़ी से वाइब्रेट करता है। तो उससे हीट जनरेट होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो वाइब्रेशन के कारण हीट जनरेट होता है उससे फूड को गर्म कर देता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल यही है। कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि क्या माइक्रोवेव ओवन सेफ़ है, यूज अगर करते हैं तो इसका सेफ्टी का क्या गारंटी है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये सेफ़ है बट अगर आँखों के पास अगर मैग्नेट्रॉन को डायरेक्ट खोला जाए या यूज किया जाए तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट एक जैसा नहीं है। आई बहुत सेंसिटिव है तो हर जगह के लिए सेफ़ नहीं है। अगर इस पर कोई काम भी करता है तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। अगर जनरली हम से यूज करते हैं अगर सही डायरेक्शन में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम मैग्नेट्रॉन को डायरेक्टली अपने आँखों के पास यूज करते हैं या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे डैमेज कर सकता है बॉडी के स्किन पे, तो हमें डायरेक्टली यूज करने से बचना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पावर सप्लाई होता है उसमें 3 फेज सप्लाई ही क्यों यूज करते हैं। हम लोग के पास 4 फेज भी है, 6 फेज भी है। अगर करना चाहें यूज़ तो कर सकते हैं, 1 फेज भी कर सकते हैं, 2 फेज भी कर सकते हैं, लेकिन 3 फेज ही क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज क्यों नहीं यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर बड़े मशीन्स को चलाने के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं। तो अगर सिंगल फेज में पावर P यूज करना हो तो 1 फेज से हो जाता है। अगर 2 फेज करें तो 2P मिलेगा, 3 फेज करेंगे तो 3P मिलेगा, अगर 6 फेज करें तो 6P मिलेगा। तो उसमें डिफरेंस नहीं आता। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे सिंगल फेज में हम लोग जानते हैं कि रोटेटिंग फील्ड जनरेट नहीं होता है, 2 फेज में रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है, 3 फेज में रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है। तो सिंगल फेज में तो बड़े मशीन चलाने के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना ज़रूरी होता है और साथ में इसमें फ्लक्चुएटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग सिंगल फेज जनरली हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज करते हैं, जैसे बल्ब, टीवी, ये सब के लिए यूज करते हैं। अगर पावर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो टॉर्क में भी फ्लक्चुएशन होता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो सिंगल फेज अगर सेम अप्लायंसेस या सेम हाउस के लिए यूज हो रहा हो
तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन लॉसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3 फेज। साथ में इसमें एक चीज़ और रहता है कि इसको हम लोग ज़्यादा पावर के लिए अगर यूज करना चाहें तो ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए कंडक्टर का विड्थ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। वही अगर सेकेंड फेज में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेकेंड फेज को जनरली नहीं यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो अगर थर्ड फेज के कंपेरिजन में, 3 फेज के कंपेरिजन में देखा जाए तो सेकेंड फेज ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेट करता है, ज़्यादा टॉर्क उसका फ्लक्चुएटिंग होता है, लॉसेस इसमें ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ और देखें यहाँ पे, अगर 3 फेज 4 फेज 6 फेज में बात करें तो 3 4 5 6 उसके आगे जितने भी हैं उसका जो वोल्टेज सम होता है वो 0 होता है, तो हम लोग को एक न्यूट्रल मिल जाता है। और न्यूट्रल क्या है कि रिटर्न पाथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर वही सेकेंड फेज में देखें, 2 फेज में देखेंगे तो हम लोग को एक वोल्टेज 0 होता है अगर सपोज x एट द एंगल 0, दूसरा होता है x एट द एंगल 90 डिग्री। अगर दोनों का सम करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो हम लोग को न्यूट्रल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र में बहुत ही दिक्कत आता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग 3 फेज यूज करते हैं, लेकिन ये भी है कि 3 फेज के अलावा 6 फेज भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जर्व करिएगा तो 6 फेज का ट्रांसमिशन करना हो तो 6 कंडक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर सपोज 6 कंडक्टर का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो उसमें जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो वो भी 6 टाइम्स होगा एक फेज के, एक ट्रांसमिशन लाइन के कंपेरिजन में। और जब भी कहीं एक पे फॉल्ट होता है, अगर ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन है तो फॉल्ट होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो एक पे फॉल्ट होगा तो सारे पे इम्पैक्ट करेगा और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या है कि जो मिनिमम कॉस्ट और जो सबसे वाइबल हो, जब सबसे सूटेबल हो, वो यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग 3 फेज यूज करते हैं, क्योंकि जो 3 फेज हम लोग को दे रहा है वही 6 फेज भी दे रहा है, और इवन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ट्रांसमिशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग 3 फेज का ही यूज करते हैं। तो सेकेंड फेज नहीं यूज करने का मेन रीज़न है कि उसका न्यूट्रल प्रॉब्लम है, और सिंगल फेज नहीं यूज करने का मेन रीज़न है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 फेज सप्लाई ही क्यों यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक किस किस से लग सकता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट से लग सकता है, डायरेक्ट करंट से लग सकता है, या कुछ और से भी लग सकता है जिसमें वोल्टेज हो। तो हाँ, ये हम लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे कि अल्टरनेटिंग करंट से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हम लोग को शॉक लगता है। डीसी अगर वोल्टेज एक लेवल मान लिया कि 50 वोल्ट से ज़्यादा हो तो हम लोग को फील होता है कि करंट लग रहा है। अगर 12 वोल्ट का भी बैटरी है, अगर टंग से टच करके नीचे उसका नेगेटिव टच करे तब पर भी फील होता है। तो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस पाथ हम लोग का क्या है वहाँ पे। तो उस तरह से पल्सेटिंग में भी हम लोग को करंट फील होगा, डायरेक्ट करंट में, वेरिएबल में भी होगा, अल्टरनेटिंग में भी होगा। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि टेस्टर क्या डीसी के लिए काम करता है। तो हम बोले थे कि जनरली नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो डीसी सोर्स होता है वो जनरली 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है, 12 वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट का होता है। लेकिन अगर वही 50 वोल्ट से ज़्यादा हो तो चांसेस है कि उसमें करंट फ्लो होगा और वो वर्क करेगा। ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज है, मान लिया 110 वोल्ट है, तो उसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन हाउस होल्ड में 110 वोल्ट डीसी नहीं होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में 110 वोल्ट होता है तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन है, क्या टेस्टर नेगेटिव वोल्टेज डीसी पे काम करेगा? अगर सपोज हम लोग अर्थ पे खड़े हैं और -200 वोल्ट का डीसी है, नेगेटिव टर्मिनल, अगर उसको टच करेंगे तो टेस्टर काम करेगा? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सेम वोल्टेज लेवल पे अगर टच करते हैं हाथ से तो क्या हम लोग को शॉक लगेगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, आपका जो भी लग रहा है कि क्या होना चाहिए आंसर, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वहीं पे। आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो कि व्हाट इज़ अ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर हम लोग सब लोग घर में यूज किए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि ये क्यों यूज किया जाता है। एसी में यूज, ये फ्रिज में यूज किया जाता है, टीवी के लिए यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता होगा? क्योंकि जो हम लोग को पावर सप्लाई मिलता है, अगर उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएसन आता है तो वो क्या करता है कि टीवी को सही से चलने नहीं देता है या फ्रिज सही से काम नहीं करता है, तो उसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग देते हैं। वो भी इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर वोल्टेज बहुत कम है तो ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट वोल्टेज देता रहेगा, एक लिमिट के बाद वो भी नहीं काम कर पाता है। अगर एक हाईएस्ट वोल्टेज के अबव है तो तब पर भी काम नहीं कर पाता, तो क्या एक रेंज पे काम करता है। और इसमें एक नॉब रहता है जो कि घुमाते हैं तो आगे बढ़ता है या घटता है। अब तो ऑटोमेटिक भी आ गया है। तो उसमें क्या रहता है, अंदर एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है, तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर का टैप चेंजिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसका वोल्टेज बढ़ता है, उसी के हिसाब से कम होता है तो हम लोग को कम करना पड़ता है। तो इसी के अनुसार हम लोग करते हैं। जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी इंटरव्यूज़ में, और हमेशा पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। बहुत लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होते हैं तो उनसे ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल जो होता है वो बहुत ही हाई पावर के लिए यूज होता है, जैसे 10 किलो वोल्ट, 10 kVA। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो मिली वोल्ट या मैक्सिमम 0.5 वोल्ट इस तरह से यूज होता है, या 1 वोल्ट, बहुत ही कम वोल्ट के लिए यूज होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है 10 मेगावाट, 1 गीगाहर्ट्ज, 10 मेगावाट नहीं सॉरी 10 मेगाहर्ट्ज। और इसमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होता है, इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में इफ़िशियंसी नहीं, उसका वर्क देखते हैं जो हम लोग को कंट्रोल करना रहता है। जैसे हम लोग घर में टंकी देखते होंगे, टंकी में कहीं कहीं पे रहता है कि अगर फुल हो गया तो सायरन आने लगता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है, वो एक स्पेसिफिक वर्क करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को सुनाई देता है सायरन। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका हार्मोनिक लेस होता है, कम होता है, इसीलिए हीट जनरेट कम होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसमें हार्मोनिक ज़्यादा होता है, उसमें हीट सिंक वगैरह का यूज किया जाता है ताकि हीट को कम किया जा सके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल में, और इसमें किसी स्पेसिफिक वर्क को कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल में हम लोग मेटल यूज करते हैं जो कि ट्रांसमिशन में यूज होता है। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कुछ बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी और चीज़ को डिस्कस करना है, किसी भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन को, तो आप इस ईमेल आईडी या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं।